विटामिन के बारे में आप पढ़ रहे हैं। कल विटामिन का आपको इतिहास बताया गया था कि विटामिन का शोध किसने किया और सबसे पहले विटामिन किसने प्राप्त किया, विटामिन की क्या आवश्यकता है हमारे शरीर में। तो इसमें आपको बताया गया था कि सबसे पहले विटामिन का खोज कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के नोबेल पुरस्कार विजेता हॉपकिंस ने अपने अनुसंधान में यह सिद्ध किया कि हमारे भोजन में प्रोटीन, जल, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण के साथ साथ कुछ कार्बनिक यौगिक का भी होना अति आवश्यक है। लेकिन अगर पूर्ण रूप से किसी ने खोज किया तो वो किया था कैसिमिर फंक ने। कैसिमिर फंक ने विटामिन का खोज किया था और उन्होंने ही विटामिन का नाम दिया था। तो इतिहास आपको पता चल गया कि कैसिमिर फंक ने खोज किया और इन्होंने ही नाम दिया। विटामिन का क्लासिफिकेशन आपको बताया गया था। तो विटामिन का क्लासिफिकेशन दो भाग में था, जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। तो इसमें भी आपको आगे बताया गया था जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। तो विटामिन बी समूह, विटामिन सी, विटामिन पी। वसा में घुलनशील विटामिन आपको बताया गया था जिसमें विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। तो कल सबसे पहले शुरुआत की गई थी विटामिन ए की, यानी विटामिन ए की प्राप्ति के स्रोत क्या हैं, विटामिन ए की हमारे शरीर में क्या आवश्यकता है, इन्हीं सब के बारे में कल के क्लास में डिस्कस किया गया था। तो जब इतिहास की बात करें तो जैसा आपको बताया गया है कि 19वीं सदी के पहले वैज्ञानिकों को पता था कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण ये सारे न्यूट्रिएंट हमारे भोजन में पाए जाते हैं और हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं। लेकिन विटामिन का खोज नहीं हुआ था। 20वीं सदी में बहुत सारे खोज हुए, अनेक वैज्ञानिकों ने विटामिन पे खोज किया, मतलब विटामिन नाम नहीं पता था। विटामिन रोशन जहां, आपको कुछ पूछना है? रोशन जहां मैसेज करिए, आप क्या पूछना चाह रही हैं? रोशन जहां आपको क्या पूछना है? तो 20वीं सदी में अनेक वैज्ञानिकों ने अनेक शोध किए, अनेक खोज किए। उन्होंने चूहों पर प्रयोग किया जिसमें चूहों को कृत्रिम विधि से भोजन खिलाया गया, जिससे क्या था, उनकी जो वृद्धि और विकास है वो रुक गई। तो जिससे यह निष्कर्ष निकला कि कुछ ऐसा न्यूट्रिएंट जरूर है जो प्राकृतिक रूप से भोजन में पाया जाता है, यानी कृत्रिम रूप से उन्हें भोजन दिया गया चूहों में, तो जिससे उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रुक गया। तो वैज्ञानिकों ने यह निष्कर्ष निकाला कि कुछ न्यूट्रिएंट ऐसा है जो प्राकृतिक रूप से ही पाया जाता है और वो हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक होता है। तो इससे शोध हो गया। तो कैसिमिर फंक ने विटामिन की खोज कर दी, यानी उन्होंने 1912 में विटामिन की खोज कर दी और इसका नाम दे दिया विटामिन, जिसका अर्थ होता है जीवन देने वाला। तो जब तक विटामिन की खोज नहीं हुई थी तब तक विटामिन की कमी से जो रोग होते हैं वो रोग मनुष्यों के शरीर में पाए जा रहे थे, लेकिन उस रोग से निवारण या फिर कारण नहीं पाया जा रहा था। जैसे विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग आपने सुना होगा,
स्कर्वी। आप में से कोई बता सकता है स्कर्वी रोग कौन से विटामिन की कमी से होता है? आप चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। आपने नाम सुना होगा बेरी बेरी। आपने एक और नाम सुना होगा रिकेट्स। इन रोगों के बारे में आपने नाम सुना होगा। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये रोग कौन से विटामिन की कमी के कारण होता है? कोई भी बता सकते हैं। आप अपने चैट बॉक्स में बता सकते हैं। किसी को पता है इसके बारे में? किसी को नहीं पता कि इन जो रोग हैं स्कर्वी, बेरी बेरी, रिकेट्स, ये किसकी कमी से होते हैं? कौन से विटामिन की कमी से? चलिए, तो स्कर्वी, बेरी बेरी, रिकेट्स, ये जो जो सारे रोग हैं, वो सारे रोग 19वीं सदी के पहले तक थीं। यानी मनुष्यों में बहुत पहले से ये रोग हो रहा था। विटामिन की कमी से रोग तो हो रहे थे, लेकिन उन रोग का कारण नहीं पता चल रहा था, उन रोगों का निवारण नहीं पता चल रहा था। इसीलिए वैज्ञानिक अपने अनेक शोधों में लगे थे। यानी 1601 से लेकर 1912 तक लगातार शोध पे शोध किए जा रहे थे। 1912 में विटामिन का खोज हो गया, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे खोज करने अभी बाकी थे। कारण यह है कि अभी इसके पहले आपने जितने न्यूट्रिएंट आपने पढ़ा है, उसमें आपको कार्बोहाइड्रेट बताया गया है, प्रोटीन, वसा। यानी कार्बोहाइड्रेट है तो सिर्फ आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ना है। तो उसकी जब खोज की गई होगी, उसके बारे में जब शोध किया गया होगा, तो सिर्फ एक कार्बोहाइड्रेट के बारे में ही किया गया होगा। इसी तरह प्रोटीन भी है, इसी तरह वसा भी है। लेकिन विटामिन में जब आते हैं, जब विटामिन का शोध किया गया, तो आपको पता चल रहा है, आपको पता है कि विटामिन के कितने भाग हैं। यानी कल के क्लास में मैंने पूछा था कि विटामिन को कितने भाग में बांटा गया है, तो किसी ने 6 बताया था, किसी ने 2 बताया था। तो मेन जब क्लासिफिकेशन करेंगे तो 2 करेंगे, यानी विटामिन को 2 भागों में बांटा गया है, जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। अब जब जल में घुलनशील विटामिन में जाएंगे तो आपको विटामिन बी समूह, विटामिन सी, विटामिन पी मिलेगा। जब आप वसा में आते हैं तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के मिला। तो आप समझ सकते हैं कि इतने सारे विटामिन का खोज करने में कितना लंबा समय लगा होगा। और सिर्फ विटामिन के खोज तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि उनकी प्राप्ति के स्रोत क्या हैं? यानी प्राकृतिक जगत से ही विटामिन मिल रहे हैं, जो हम अपने डेली डाइट में जो भोज्य पदार्थों का सेवन कर रहे हैं उन्हीं से मिल रहे हैं। लेकिन उनमें से भी तो सेलेक्ट करना है कि कौन से भोज्य पदार्थ से मिल रहे हैं और कितनी मात्रा में आवश्यकता है। यानी डाइट को हमेशा एज ग्रुप के हिसाब से बांटा गया है। कौन सी अवस्था है, उम्र कितनी है, लिंग क्या है, क्रियाशीलता कैसी है, तो इसके हिसाब से जब शोध किया गया विटामिन में तो बहुत लंबा समय लगा। इसीलिए विटामिन का इतिहास जब देखेंगे, तो जब भी आप विटामिन का इतिहास खोलेंगे, अगर आप गूगल पे भी सर्च करते हैं तो आपको इसका इतिहास बहुत लंबा मिलेगा। बुक में भी जब आप पढ़ेंगे तो इसका इतिहास आपको बहुत लंबा मिलेगा। तो 19वीं सदी के पहले मनुष्यों में स्कर्वी, बेरी बेरी और रिकेट्स, ये रोग मनुष्यों में पाए जा रहे थे, लेकिन इसका एक समाधान नहीं मिल रहा था। तो करंट टाइम में, उस तुरंत के टाइम में, अब जब मनुष्यों के शरीर में रोग हैं तो रोग से बचाव तो करना ही है। तो इतना विकास नहीं हुआ था, इतना शोध नहीं हुआ था कि कारण पता चले कि क्या कारण है, क्यों ऐसा हो रहा है। तो स्कर्वी ज़्यादातर जो नाविक होते थे, वो समुद्र में जाके मछली पकड़ने का काम करते थे, तो उन्हें स्कर्वी रोग ज़्यादा हो रही थी। तो
उससे क्या उसमें उस समय उनका उपचार किया जाता था नींबू का रस, संतरे का रस, यानी खट्टे फलों का रस देकर उनका उस समय करंट टाइम में उपचार किया जाता था। यानी शोध बहुत किए गए होंगे, उन्हें बहुत सारे ऐसे भोज्य पदार्थ दिए गए होंगे जिससे उनकी जो बीमारी है स्कर्वी वो ठीक हो जाए। तो करते करते उन्हें मिला होगा कि जब इन व्यक्तियों को जो स्कर्वी नामक रोग से पीड़ित हैं, उन्हें जब खट्टे फलों का जूस दिया जा रहा है तो उससे उनकी बीमारी में राहत मिल रहा है। तो उस समय उनका इलाज ऐसे ही किया जाता था। फिर जब बेरी बेरी का पता चला, बेरी बेरी रोग के निवारण के लिए भी इसी तरह घरेलू उपचार किए जाते थे। यानी उन्हें चावल की जगह रोटी का सेवन ज़्यादा करने के लिए कहा जाता था। और बेरी बेरी उस समय में चीनी वासियों को ज़्यादा होता था, यानी चीन देश के जो निवासी हैं उन्हें बेरी बेरी ज़्यादा होता था, क्योंकि आपको पता है चाइनीज़ चावल बहुत ज़्यादा खाते हैं और उनके चावल बहुत सफ़ेद होते हैं। कभी भी आप यूट्यूब पे या फिर गूगल पे सर्च करिएगा तो देखिएगा चाइनीज़ के जो चावल होते हैं बहुत एकदम वाइट रहते हैं और बहुत चमकीले रहते हैं। तो उससे उनके शरीर में बेरी बेरी नामक रोग उत्पन्न हो जा रहा था। तो इससे बचाव के लिए उस समय उनके खाने में चावल को रोक दिया जाता था और रोटी का सेवन बढ़ा दिया जाता था। रोटी में भी उन्हें ब्राउन ब्रेड दिया जाता था, जिससे उनके रोग में सुधार हो सके। और साथ ही साथ सब्जियों का, दूध का उनका डेली डाइट में उनको सेवन कराया जाता था। इसी तरह रिकेट्स का भी जब शोध किया गया तो उससे पता चला कि कॉड लिवर ऑयल अगर रिकेट्स के रोगियों को दिया जाए तो उनके रोग में कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। यानी इन बीमारियों के लिए कोई दवा नहीं बनी थी, बल्कि जो आहार था उसी को परिवर्तित कर दिया गया। यानी आहार परिवर्तित करने में भी उन्हें बहुत समय लगा होगा, बहुत शोध किया होगा उन्होंने, तब जाके इन रोगों से बचाव के लिए घरेलू उपाय किए गए। सन 1915 तक बहुत सारी खोज हुए और खोज में यह प्रमाणित हुआ कि मनुष्य और जानवरों के लिए दो घटक बहुत आवश्यक हैं। एक वसा में तथा दूसरा दूध में शर्करा के रूप में। यानी मनुष्यों के लिए वसा और दूध, वसा और दूध का अगर सेवन कर रहे हैं तो उनमें भी विटामिन मिलता है। तो इनसे क्या हो रहा है, जैसे ये नहीं पता चला कि कौन से ऐसे प्योर प्राकृतिक स्रोत हैं जिससे डायरेक्ट हमें विटामिन मिले। तो 1915 तक इतना पता चल गया कि अगर मनुष्य वसा का सेवन करते हैं और दूध का सेवन करते हैं तो फिलहाल में इनके शरीर में जितने विटामिन की और जिन जिन विटामिन की ज़रूरत है वो पूरी हो जाएगी। तो सन 1915 में मैकोलम ने अपने प्रयोग और अनुसंधान के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि विटामिन को दो प्रमुख भागों में विभाजित किया जाता है। यानी अगर क्लासिफिकेशन की बात करें, जो आपको दिख रहा है कि विटामिन को दो प्रमुख भागों में बांटा गया है, एक वसा में घुलनशील विटामिन और दूसरा जल में घुलनशील विटामिन। तो ये मैकोलम नामक वैज्ञानिक ने अपने शोध में पाया कि इसको दो भागों में बांटना सही रहेगा। और मैकोलम ने ही सबसे पहले विटामिन ए की खोज की। यानी विटामिन ए की खोज का श्रेय मैकोलम को जाता है और इन्होंने ही 1915 तक विटामिन ए की खोज की, जो वसा में घुलनशील विटामिन है। और 1922 तक इन्होंने विटामिन सी, विटामिन डी की खोज की। यानी 1915 तक ए की खोज हुई थी 1915। 1915 तक मैकोलम ने
विटामिन ए की खोज कर दी थी और उन्होंने इसको बांट भी दिया, यानी इसको अलग अलग भागों में डिवाइड भी कर दिया कि कौन से विटामिन जल में घुलते हैं और कौन से विटामिन वसा में घुलते हैं। यानी विटामिन के खोज के लिए बहुत वैज्ञानिक अपना दिन रात मेहनत लगा रहे थे। 1915 और बाकी विटामिन डी और विटामिन सी, यानी जल में घुलनशील विटामिन विटामिन सी और वसा में घुलनशील विटामिन विटामिन डी की खोज इन्होंने 1922 तक की। क्लियर हो गया? कल आप विटामिन ए के बारे में पढ़ रहे थे, तो विटामिन ए में आपको बताया गया था कि अगर आपको शॉर्ट में जानना है तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है आपका रेटिनॉल, और इसकी कमी से रोग होता है रतौंधी। सोर्स क्या है? गाजर, दूध, अंडा, फल। यानी अगर आपको शॉर्ट में जानना है तो शॉर्ट में इतने में आप जान जाएंगे विटामिन ए के बारे में। अगर आपको इसका इतिहास जानना है, इसके और डिटेल में जाना है तो इसमें और डिटेल में आप जा सकते हैं। जैसे विटामिन ए के कार्य, इनके क्या कार्य हैं, फंक्शंस। जैसे सारे विटामिन के कार्य हैं, उसी तरह विटामिन के अंतर्गत भी जो अलग अलग भाग में बांटे गए हैं उनके भी कार्य अलग अलग ही होंगे। तो विटामिन ए सबसे पहले आँखों के लिए फ़ायदेमंद होता है, इसीलिए रतौंधी हो रही है। यानी अगर आँख में किसी तरह की समस्या है तो रतौंधी नामक बीमारी हो रही है। तो विटामिन ए का जो कार्य है, सबसे पहले आँखों की दृष्टि को सही बनाए रखने के लिए। फिर आपका अगला इसका कार्य है शारीरिक वृद्धि के लिए, आँखों की दृष्टि को बढ़ाने में सहायक। यही जब कमी हो जा रही है तो रतौंधी नामक रोग हो जा रहा है। दृष्टि को बढ़ाने में सहायक। सेकंड है वृद्धि एवं विकास के लिए। यानी विटामिन ए सिर्फ आँखों के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, बल्कि इसका कार्य ये भी है कि ये वृद्धि एवं विकास भी कर रहा है। कैसे? जैसा इसका इतिहास बताया गया कि वैज्ञानिकों ने अनेक शोध किए, तो उन शोधों में चूहों पे इन्होंने शोध किया, और चूहों पे शोध करने के बाद उन्होंने ये पाया कि कुछ चूहों को इन्होंने दो समूह में बांटा था। एक को मक्खन खिलाया और दूसरे को सिर्फ वसा वाली दूसरी चीज़ें खिलाई। तो जिससे निष्कर्ष निकला कि वसा वाली सिर्फ ऐसी वसा का सेवन करने वाले जो चूहे हैं उनकी वृद्धि एवं विकास रुक गई, और जो मक्खन खाने वाले चूहे हैं उनकी विकास एवं वृद्धि तेजी से बढ़ने लगी। तो उससे निष्कर्ष निकला कि विटामिन ए की कमी से वृद्धि एवं विकास भी प्रभावित होता है। तो ये इसके फंक्शन में आ जाएंगे। फिर विटामिन ए शरीर के प्रजनन अंगों के स्वस्थ रखने में भी सहायता प्रदान करते हैं। यानी हमारे बॉडी में बहुत सारे ऐसे पार्ट्स होते हैं और सबके अलग अलग फंक्शंस हैं। तो विटामिन ए जो प्रजनन अंग हैं उनको स्वस्थ रखने में सहायता प्रदान करता है। फिर इसका अगला कार्य देखेंगे तो ये त्वचा को स्वस्थ रखने में हेल्पफुल है। यानी स्किन के लिए भी विटामिन ए अच्छा होता है। त्वचा को कोमल, चमकदार, सुंदर, आकर्षक दिखना। तो वही चीज़ है कि वसा का अगर सेवन कर रहे हैं तभी विटामिन का अवशोषण होगा।
यानी आपको बताया गया है दो तरह के विटामिन हैं, जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। तो ए आप पढ़ रहे हैं विटामिन ए, तो विटामिन ए आपका वसा में घुलनशील विटामिन है। यानी अब जब तक वसा का सेवन नहीं करेंगे तब तक विटामिन ए आपके शरीर में संग्रह नहीं होगा, वो अपना फंक्शन नहीं कर पाएगा। तो दोनों न्यूट्रिएंट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो वसा का सेवन करने से भी हमारा स्किन ग्लो करता है, स्किन हेल्दी रहता है, उसमें चमक बना रहता है, स्वस्थ रहता है। और विटामिन ए के फंक्शन में भी आप देख रहे हैं कि ये भी आपके स्किन के लिए अच्छा होता है। आवाज नहीं आ रही है? एक सेकेंड। अच्छा अच्छा, आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है आपको? किसी को आवाज नहीं आ रही है? आवाज किसी को नहीं आ रही है? आयुषी जायसवाल को आवाज नहीं आ रही है या फिर सबको नहीं आ रही है? बाकी लोग को बाकी लोग को भी आवाज नहीं आ रही है? अब आ रही है आवाज? अब क्लियर सुनाई दे रहा है आपको? सबको आ रही है आवाज? ओके ओके, ठीक है, चलिए। हाँ, तो विटामिन ए जो है आपका, वो एब्जॉर्बेशन इसका वसा के साथ ही हो रहा है। यानी विटामिन ए अगर आप अपने डेली डाइट में लेते हैं, जितनी मात्रा में लेते हैं, जितनी आवश्यक है उसको ले रहे हैं, ये तब तक कार्य नहीं करेगा जब तक आपके डाइट में वसा नहीं रहेगा। इसीलिए जब इसका शोध किया गया तो वैज्ञानिकों ने वसा वाली चीजें भोजन में दी। क्यों? क्योंकि वसा रहेगा भोजन में तभी विटामिन ए का अवशोषण होगा। तो विटामिन ए के जो फंक्शंस हैं, जो कार्य हैं, वो आंखों की दृष्टि बढ़ाने में सहायता प्रदान करते हैं। साथ में वृद्धि एवं विकास में भी ये इम्पॉर्टेंट है। यानी आपको जब कल बताया गया था कि चूहों पर शोध हुआ, तो चूहों पर शोध करने पे ये पता चला कि जिन चूहों पे विटामिन ए दिया गया, जिन चूहों को आहार में विटामिन ए दिया गया और वसा भी दिया गया, तो उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहा, उनकी वृद्धि एवं विकास बहुत अच्छी रही। लेकिन जिन चूहों को सिर्फ वसा दिया गया, विटामिन ए के स्रोत नहीं दिए गए, उनकी वृद्धि एवं विकास अवरुद्ध हो गई। तो इससे क्लियर होता है कि इसके फंक्शन ये भी हैं कि विटामिन ए से शारीरिक वृद्धि एवं विकास हो रही है। कब हो रही है? जब वसा का सही मात्रा में हम सेवन कर रहे हैं। इसके अलावा और फंक्शन है इसका अस्थियों की वृद्धि में सहायक, यानी जो हमारे बोन्स हैं उसके ग्रोथ में भी ये सहायता प्रदान करते हैं। इसके अलावा जो आपका स्किन टोन है वो बहुत अच्छा करता है, यानी स्किन में चमक लाता है। जैसा कि वसा के द्वारा आपका स्किन ग्लो कर रहा था, वसा का सेवन करने से स्किन पे इफेक्ट पड़ रहा था, उसी तरह विटामिन ए का सही मात्रा में सेवन करने से स्किन अच्छा होता है। दांतों को स्वस्थ रखने में भी विटामिन ए का रोल होता है। यानी आपके दांत अगर स्वस्थ हैं तो विटामिन ए का सही मात्रा में आप सेवन कर रहे हैं। अगर दांत बहुत जल्दी टूट जाते हैं, जो किसी किसी बच्चे के दांत आपने देखे होंगे, बहुत वो रहते हैं, पतले रहते हैं, मजबूत नहीं रहते हैं, समय से पहले टूट जाते हैं, या फिर दांत कहीं कहीं टूट जाते हैं, खोखले हो जाते हैं, तो विटामिन ए की कहीं ना कहीं कमी है, इसी की वजह से दांत उनके स्वस्थ नहीं है। फिर विटामिन ए संक्रमण प्रतिरोधक होता है, यानी इन्फेक्शन से बचाता है। विटामिन का बहुत अच्छा क्या मतलब, विटामिन का काम ही है हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को सारे विटामिन मिलके बना रहे हैं। तो हर एक विटामिन का अलग अलग काम है, अलग अलग फंक्शन है, वो उसको कर रहा है।
तो विटामिन ए हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करते हैं, इन्फेक्शन से बचाते हैं। फिर नाड़ी संस्थान को स्वस्थ रखने में सहायक। हमारे जो नाड़ी संस्थान है उसको भी स्वस्थ रखने, मतलब नर्वस सिस्टम, जो हमारी नसें होती हैं, नसों को भी स्वस्थ बनाए रखने में विटामिन ए का रोल होता है। प्रोटीन के संश्लेषण में अभी आपने पढ़ा, अभी आपको बताया गया कि विटामिन का संश्लेषण या अवशोषण, एब्जॉर्बेशन वसा के द्वारा होता है। यानी वसा का सही मात्रा में हम सेवन करेंगे तो विटामिन का अवशोषण होगा। वहीं प्रोटीन का अवशोषण करने के लिए विटामिन की जरूरत है। यानी आप देख रहे हैं सारे पोषक तत्व एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं, एक दूसरे से संबंधित हैं। एक नहीं रहेगा तो दूसरा कार्य नहीं कर रहा है, दूसरा रहेगा तो दूसरा है, पहला नहीं है तो पहला काम नहीं कर रहा है। इसीलिए जितने न्यूट्रिएंट हैं, जितने पोषक तत्व हैं, वो सही मात्रा में हमें अपने आहार में लेना चाहिए। तो ये इसका फंक्शन है विटामिन ए का कि ये प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक है। यानी प्रोटीन का जब हम सेवन कर रहे हैं तो उसका संश्लेषण तभी होगा जब हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए पाया जाएगा। अब आते हैं दूसरा विटामिन, आपको दिख रहा है विटामिन बी। विटामिन बी समूह कल आपको बताया गया था, जल में घुलनशील, यानी घुलनशीलता के आधार पर जब विटामिन को बांटा गया है तो दो प्रकार के हैं विटामिन, एक जल में घुलनशील, एक वसा में घुलनशील। तो बी है जल में घुलनशील विटामिन। तो सिर्फ बी नहीं है, बी समूह, यानी बी, विटामिन बी के अंतर्गत भी ढेर सारे विटामिन हैं। इसमें आपको दिख रहा होगा विटामिन बी1, विटामिन बी1, इसका रासायनिक नाम है थायमिन, और इसकी कमी से रोग होते हैं। अभी मैंने आपसे पूछा था कि बेरी बेरी रोग कौन से विटामिन की कमी से होते हैं, आपने जवाब नहीं दिया। तो इसकी कमी से रोग होता है बेरी बेरी। यानी जब आपसे पूछा जाएगा कभी कि बेरी बेरी रोग किस विटामिन के कमी के कारण होता है, तो आप विटामिन बी नहीं बोलेंगे, क्योंकि बी सिर्फ एक विटामिन नहीं है, बल्कि विटामिन बी में बी समूह होता है। तो विटामिन बी समूह के अंतर्गत ढेर सारे विटामिन हैं। तो इसमें आपको पहला दिख रहा है बी1। बी1 का रासायनिक नाम, यानी सारे जितने आपको विटामिन मिलेंगे सबका एक रासायनिक नाम जरूर रहेगा। इसका रासायनिक नाम है थायमिन, और इसकी कमी से रोग होता है बेरी बेरी। स्रोत क्या है, सोर्सेस क्या हैं जिससे हम विटामिन बी की कमी को दूर कर सकते हैं या विटामिन बी का सेवन कर सकते हैं? तो इसके सोर्सेस हैं मूंगफली, आलू और सब्जियां, यानी हरी सब्जियां, पीली सब्जियां, सारी सब्जियां इसके अंतर्गत आ जाएंगी। अगला है आपका विटामिन बी2। अब बी समूह का अगला विटामिन है विटामिन बी2। इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। ये आपको याद रखना है। विटामिन आपको पढ़ना है तो जितने विटामिन हैं उसका क्लासिफिकेशन, कौन से विटामिन को किस भाग में रखा गया है, कौन सा विटामिन क्या काम करता है, कौन से विटामिन में शरीर के लिए कौन से कार्य किए जाते हैं, इसके प्राप्ति के स्रोत क्या हैं, इसके अलावा इसका रासायनिक नाम क्या है, और शरीर में अगर इसकी कमी हो जा रही है तो कौन से रोग हो जा रहे हैं। तो विटामिन बी2 की कमी से जो रोग होता है वो है त्वचा फटना, आँखों का रोग, यानी त्वचा पे इफेक्ट पड़ रहा है और आपकी आँखों पे इफेक्ट पड़ रहा है। सोर्सेस क्या है इसके, कौन से स्रोत हैं जिनसे हम
इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। तो सोर्स है आपका अंडे, दूध, हरी सब्जियां। ये सारे जितने आपको सोर्सेज दिख रहे हैं, यानी जितने साधन, जितने स्रोत दिख रहे हैं प्राप्ति के, विटामिन प्राप्ति के, तो ये सारे स्रोत आप बाकी के न्यूट्रिएंट लेने के लिए भी करते हैं। यानी अंडा का सेवन करते हैं प्रोटीन लेने के लिए, तो प्रोटीन लेने के लिए अंडे का सेवन कर रहे हैं। वसा लेने के लिए भी अंडे का सेवन करते हैं। यानी अगर अंडे के सफ़ेद भाग को देखा जाए तो उसमें प्रोटीन की मात्रा भरपूर पाई जाती है। अंडे के पीले भाग को देखा जाए तो उसमें वसा की मात्रा भरपूर पाई जाती है। अब आपको विटामिन भी उसी अंडे में मिल जा रहा है। तो यानी आपको अलग से भोज्य पदार्थ नहीं लेने हैं, बल्कि आपको ज्ञान होना चाहिए कि कौन से भोज्य पदार्थ में कौन से पोषक तत्व, कौन से न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, और आपको उसका सेवन क्यों करना है, कितना करना है। दूध का सेवन भी सभी करते हैं, कार्बोज प्राप्ति के लिए, प्रोटीन प्राप्ति के लिए, वसा प्राप्ति के लिए। तो इससे हमें विटामिन B2 भी मिल जा रहा है। हरी सब्जियों का सेवन सभी करते हैं, तो सब्जियां बहुत अच्छे सोर्सेज होते हैं विटामिन के लिए और खनिज लवणों के लिए, यानी मिनरल्स के लिए। अब अगला है विटामिन B3। विटामिन B3 का रासायनिक नाम है पैंटोथेनिक अम्ल। और अगर इसकी कमी को देखें, इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं, तो पैरों में जलन कभी कभी होता है, अक्सर सुनने में आता है कि किसी किसी के पैरों में, यानी पैर के तालू में बहुत ज़्यादा जलन होती है और आग जैसा निकलने लगता है, ऐसा लगता है हीट है, हमेशा पसीने निकलते हैं। तो विटामिन B3 के कमी के कारण होता है। बाल सफ़ेद, आज के टाइम में ये एज के हिसाब से नहीं होता है। एक समय था जब एज के हिसाब से बाल सफ़ेद होते थे, तो कारण वही रहता था कि उस एज तक आते आते, यानी वो वृद्धावस्था की पहचान थी बाल सफ़ेद होना। तो उस एज तक आते आते, वृद्धावस्था तक आते आते शरीर में विटामिन B3 की कमी हो जाती थी, इसीलिए धीरे धीरे बाल पकने शुरू हो जाते थे। लेकिन आज के टाइम में क्या है, 10 साल के बच्चे का भी बाल पका हुआ देखने को मिल जाता है, किशोरावस्था में पके हुए बाल देखने को मिल जाते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है, कारण है विटामिन B3 की कमी के कारण। तो अगर आपको इस समस्या से बचना है या फिर इस समस्या से आप जूझ रहे हैं, तो अपने डेली डाइट में विटामिन B3 को बढ़ा दीजिए। या फिर अगर अलग अलग नहीं लेना चाहते हैं तो बी कॉम्प्लेक्स का, विटामिन B का बहुत सारे उसके कैप्सूल्स आते हैं, तो उस कैप्सूल्स में विटामिन B के सारे समूह मिल जाते हैं। तो एक कैप्सूल का इस्तेमाल करके हम अपने शरीर में विटामिन B की कमी को दूर कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर के रिकमेंड पर, यानी खुद से नहीं, बल्कि डॉक्टर बोलेंगे तब हम उस कैप्सूल का, दवा का सेवन करेंगे। अदरवाइज आप अपने डेली डाइट में चेंजेस करके अपने न्यूट्रिएंट को आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। स्रोत इसके हैं मांस, दूध, टमाटर, मूंगफली। जो नॉन वेजिटेरियन है वो नॉनवेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने आहार में प्रयोग कर सकते हैं। जो वेजिटेरियन है वो वेज का अपने डाइट में डेली सेवन कर सकते हैं। बहुत आसानी से मिल भी जाता है, दूध, टमाटर, मूंगफली, ये सारी चीज़ें तो हमेशा ही अवेलेबल हैं पूरे साल। सीजनली इसमें लगभग कुछ नहीं है, टमाटर है तो टमाटर भी मिल ही जाता है। अब आते हैं विटामिन B5। विटामिन B5 का रासायनिक नाम है निकोटिनामाइड, यानी नियासिन। इसको नियासिन भी कहते हैं। इसकी कमी से जो रोग होते हैं वो ये मानसिक विकार, क्या हुआ, ये मानसिक विकार है। मानसिक विकार उत्पन्न हो जाता है जिसे पेलाग्रा कहते हैं। यानी कोई व्यक्ति है, उसके शरीर में विटामिन B5 की कमी है, यानी नियासिन की कमी है,
तो उसके कमी से मेंटली डिसऑर्डर हो सकता है, मानसिक विकार यानी मस्तिष्क में किसी प्रकार का रोग उत्पन्न हो सकता है, जिसे पेलाग्रा कहते हैं। सोर्सेस क्या हैं? इसके भी सोर्सेस हैं मांस, मूंगफली, आलू। यानी अगर वेजिटेरियन है तो मूंगफली आलू का सेवन कर सकते हैं, नॉन वेजिटेरियन है तो तीनों का सेवन कर सकते हैं। तो आज का क्लास यहीं ख़त्म होता है। विटामिन B5 के बारे में आपने अभी तक पढ़ा है। अभी विटामिन में आपको और भी आगे पढ़ना है, लंबा चैप्टर है ये, आपका टॉपिक लंबा है। तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हुई हो तो आप बता सकते हैं, और बाकी मिलते हैं अगले क्लास में। किसी को कोई दिक्कत है?